Now, Sri Pramod Tiwari. डिप्टी चेयरमैन साहब, आज बहुत दुखी लग रहे हैं मुझे माधव दवे साहब, बहुत दुखी लग रहे हैं जी। नहीं नहीं, चिंता मत करिए। पूर्व जन्मों के संस्कार इतने अच्छे हैं कि मैं इस जन्म में कभी दुखी नहीं होना। इसलिए विचित्र भारत मानवर, वो मैं नहीं समझता सकता कि कौन ऐसा हिंदुस्तानी है जिसे अपने देश पे नाज न हो, फख्र न हो, और इतनी बार बोले। लग रहा था कहीं प्रवचन कर रहे थे किसी शाखा वगैरह में, क्योंकि इन्होंने एक बार आपको संबोधित नहीं किया। उपाध्यक्ष जी, आपको बिल्कुल नहीं संबोधित किया, मित्रों कहते रहे, तो वो 40 मिनट वाली क्लास पूरे 40 मिनट चली। तो एक विचारधारा थी आपकी। दुखी हैं आप। मैं तो माननीय गृह मंत्री जी से कहूंगा कुछ सिफारिश कर दे, शायद चेहरे पे सही हंसी आ जाए। मुझे दुख आपका, अरे मैं भूल गया था, आपका नाम लेने भूल गया था। आप तो अटल जी की सरकार में मंत्री थे, यहाँ बेचारे, मैं समझ सकता हूं आपका भी दुख। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आपने इस देश को कभी विचित्र कहा, कभी अजीब कहा। कांग्रेस की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि हमें अपने देश पर नाज है और ये महान देश है, हमें इस पर फख्र है। मैं आपसे सिर्फ ये कह के बात खत्म करूंगा। आपने गुजरात का जिक्र करते करते, उपाध्यक्ष जी, उपसभापति जी, इन्होंने कहा कि पहले हिमाचल का आदमी जब द्वारिका जाता था, गुजरात जाता था, आराम से जाता था, अब नहीं जा पाता। गुजरात से नाराज क्यों मेरे भाई? कह ये रहे हैं कि अब पहले वहां पॉलिटिशियन नहीं थे, अब पॉलिटिशियन है। तो इसमें कांग्रेस का क्या दोष? 15 साल से तो आप काबिज हो। अगर आपने खराब कर दिया गुजरात को, तो मैं क्या करूं? समस्या ये है कि कितना ऊपर भी बढ़े, नजर तो मांस पे ही रहती है। नहीं, मैं सिर्फ आगे बढ़ रहा था। एक निर्भया कांड हुआ था आज से 1 साल पहले। दिल्ली में मोमबत्ती मिलना बंद हो गई थी, सारी मोमबत्तियां आपने जला डाली थी। आप कहते थे शर्म करो, हमें शर्म आई थी, दुख आया था। लेकिन आज ही का अखबार पढ़ रहा था मैं, उपसभापति जी, 3 खबरें हैं। पहली खबर है, डिफेंस कॉलोनी के एक स्कूल की 5 साल की मासूम बच्ची पर चलती टैक्सी में शारीरिक शोषण होता रहा। हमसे तो आप शर्म करने को कह रहे थे, आपको आ रही? 5 साल की मासूम बच्ची के साथ आपके राज्य में, दिल्ली में, आपकी राजधानी में हो रहा है। दूसरी खबर पढ़ लीजिएगा, वो तो 5 साल की थी, आपका रेंज तो बहुत बड़ा है। 82 साल की महिला के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या आपकी दिल्ली में हो रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर यही रुक जाते तो ठीक था। आज ही का अखबार पढ़ लीजिएगा, रोहिणी में एक महिला को जबरदस्ती लेके जाते हैं और 4 लोग रात भर उसके साथ बलात्कार करते हैं। ये आपका 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना है। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज के अखबार से पढ़ रहा हूं मैं, कल यहां से लौट के गया डिप्टी चेयरमैन साहब, टेलीविजन जैसे ही खोला मैंने देखा कि वहां 4-5 लोग एक बच्चे को चारों तरफ से घेर कर छुरे से वार कर रहे हैं। 14 बार उसको चक्कू मारा गया, गोलियां लहराते हुए चले गए। मैंने सोचा देश के किसी कोने में हो रहा होगा, शायद जहां पर भाजपा का शासन नहीं होगा। लेकिन जब नीचे देखने लगा तो पता लगा दिल्ली के मदनगिरी में हो रहा है। बहुत अच्छी कानून व्यवस्था 2 महीने में आपने कर दी है कि दिन दहाड़े 3:30 बजे मदनगिरी में सचिन नामक नौजवान को 16 छुरे मारे गए। कहां थी आपकी पुलिस, कहां था आपका इकबाल? शायद इधर कुछ कम पड़ गया है, नपवा लीजिएगा, शायद 56 से 54 इंच तो नहीं हो गया है, देख लीजिएगा। पर जब न्यूज रिपोर्टर उसे कवर करने लगा तो उसकी बहन ने सिर्फ एक बात कही कि अच्छे दिन आ गए। इसलिए अच्छे दिन आ गए हैं कि दिन में 3:30 बजे दिल्ली की सड़कों पर एक आदमी चिल्लाता रहता है मदद के लिए, मदद देने वाला कोई नहीं। ये आपके आने से हुआ है। मैं आपसे
सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने कुछ कहा, सरहद की परिभाषा दी। मैं तो सिर्फ इतने कहूंगा, पिछले 2 महीने में जितनी बार सरहद की पवित्रता तोड़ी गई है, सालों में नहीं तोड़ी जाती थी। एक मजबूत सरकार का इकबाल है जो आपके रूप में बैठा हुआ है। आप कहते हैं कि AK-47 वेपन नहीं है। आप इजराइल जाते रहते हैं, आप समझ में आया फिलिस्तीन में ये सब क्यों हो रहा है। आप हर साल जाते हैं इजराइल, आपने कहा वहां AK-47 वेपन नहीं माना जाता। वहां तो क्या हो रहा है किस घर में, ये आप जान लेते हैं। आज समझ में आया फोन टैपिंग आप क्यों कराते हैं, क्योंकि आपको तो जानना रहता है दूसरे घर में क्या हो रहा है, मंत्री जी के घर में क्या हो रहा है, सांसद जी के घर में क्या हो रहा है। अभी तक मेरे समझ में नहीं आया था फोन टैपिंग, आज समझ में आ गया। ठीक है, वो बात नहीं। आप कह रहे थे शरणार्थी, अजीब देश है, विचित्र देश है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के लोग शरणार्थी हैं। अरे कश्मीर की तरफ जब नजर डालना तो गुजरात में भी नजर डाल देना। 2002 से हजारों लोग अभी भी वहां शरणार्थी हैं। पहले उनको तो पहुंचा दो अपने घर में। मैं नहीं कहता, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। 12 साल बीता है, भगवान राम को आने में 14 साल लग गए, अभी 2 साल और लग जाएंगे। मैं जानता हूं इस देश को, मैं उपसभापति जी आपके माध्यम से जगाना चाहता हूं कि इनका एजेंडा अब बदल गया है। कल तक था अच्छे दिन आने वाले हैं, पर उत्तराखंड के 3 चुनाव परिणामों के बाद कांप गए हो आप, हिल गए हो आप। लग रहा है अच्छे दिन से काम चलने वाला नहीं, इसलिए आप सांप्रदायिकता के एजेंडे पर फिर लौट आए। और हर जगह सांप्रदायिकता जो बढ़ रही है, जब उसके हम कहीं ना कहीं जरा जाते हैं गहराई में, तो कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई रूप, कोई ना कोई संगठन दिखता है। और मैं चुनौती देते हुए कहता हूं, इसी अपने भाषण में, इसी सदन में मैं साबित करूंगा कि सांप्रदायिकता आप बढ़ा रहे हैं, सांप्रदायिकता आप ला रहे हैं। पर आपको याद दिला दूं इस देश के पहले प्रधानमंत्री की ओर से कही हुई बात को, कि सांप्रदायिकता यूं ही खतरनाक होती है, बुरी चीज है, तोड़ती है देश को, समाज को। लेकिन जब मेजॉरिटी की सांप्रदायिकता होती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, तो वो बहुत खतरनाक होती है। और आप वही कर रहे हो। भगवान इस देश को बचाए आपसे। मान्यवर, मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूंगा आपसे। आप कहेंगे किस आधार पे आप कह रहे हो? जब विपक्ष में बैठो तो आपकी भाषा कुछ हो सकती है, पर जब इस भारत महान की सरकार आपकी हो तो आपका रोल बदल जाना चाहिए। थोड़ा तो बदल लो अपने आप को। हमें तो बदलने की नसीहत देते हो, लेकिन खुद तो बदल जाओ। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं कि अब आपने जो किया है, मुजफ्फरनगर में जो हुआ है, मेरठ में जो हुआ है, इत्तेफाक हो सकता है। एक छोटा सा प्याऊ का झगड़ा था, वहां जो सब मोबाइल पे वीडियो आई है ना, SMS करके, MMS करके, ये वही वीडियो है जो एक जमाने में 2002 में गुजरात में चली थी। इत्तेफाक हो सकता है, मैं आप पे इल्जाम तो लगा ही नहीं सकता, लेकिन इत्तेफाक हो सकता है वही थी। और उसके बाद दंगे भड़के हैं। चलिए, वो भी हो गया। लेकिन मैं जो कह रहा था कि मैं आपके सामने साक्ष्य के रूप में दूंगा, अब मैं ये साक्ष्य दे रहा हूं। अगर आप कह सके तो माननीय मंत्री जी, इस समय जो मंत्री हैं गृह मंत्री, उन्हें मैं मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के जानता हूं, मजबूत आदमी हैं, गृह मंत्री भी मजबूत रहे। लेकिन लगता है आजकल कुछ ऊपर से मामला ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए अभी अपने ओरिजिनल फॉर्म पे नहीं आए हैं। जिस दिन आ जाएंगे ठीक हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं आपसे, आपके सेना नायक, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पदाधिकारी, मैं भिजवा दूंगा ये अखबार, उनका बयान है, अब भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद को केंद्र बिंदु बनाएगी। एक लाउड स्पीकर लगे या न लगे, आपकी पार्टी का सेनापति कह रहा है हम केंद्र बिंदु बनाएंगे। केंद्र बिंदु बना के फिर आपने क्या किया? मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर से वो महान लोग जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल है सांप्रदायिकता की,
वो सारे बड़े बड़े महारथी मुरादाबाद कूच कर गए। महापंचायत, अरे पंचायत होनी थी तो जिस मोहल्ले का लाउड स्पीकर लगा था अगर 10, 20, 25 घर के लोग बैठ जाते तय हो जाता। ये मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर के लोग क्यों गए? और गए तो आपने किया क्या? तो शांति दूत थे, शांति स्थापित करने गए थे। सिर्फ एक चुनाव पर एक परिणाम बता दूं आपको, एक डीएम जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, आपके इन्हीं महारथियों की वजह से अब जिंदगी भर दूसरी आंख से कभी देख नहीं पाएगा। उसकी आंख फोड़ डाली आपने, डीएम की आंख। शंकर नेत्रालय की रिपोर्ट है कि वो कभी देख नहीं पाएगा। ये गए थे महाशांति दूत आपके काम करने के लिए। फिर वही सेना नायक फिर मेरे पास अखबार में मैं भिजवा दूंगा आपके पास। मैं कैसे कह सकता हूं आप हो भी तो मैं नहीं कहूंगा। उसने कहा कि हम नागिन की तरह, नागिन तो जहरीली होती है, कहा हम नागिन की तरह अपनी आंखों में तुम्हारी तस्वीर बसा लेते हैं और हम बदला लेके छोड़ते हैं। तो नागिन की तरह अब आप रुख दिखाएंगे या भारत की सरकार बना लेने के बाद नागिन के कांटे का इलाज करेंगे? ये फैसला आप कर लीजिए। लेकिन सांप्रदायिकता आप फैलाते हैं। मैंने 2 उदाहरण दिए हैं। अगर आप चूंकि सम्मानित सदन का सदस्य नहीं हो, अगर चुनौती दें तो मैं नाम भी बता सकता हूं, तारीख भी बता सकता हूं, अखबार भी बता सकता हूं, बयान भी बता सकता हूं। और अखबारों के बयान तो कभी कभी गलत कह दिए जाते हैं। आदत होती है राजनीतिज्ञों की कि जब बयान सूट न करें तो कहें मैंने ऐसा नहीं कहा था। लेकिन अब इत्तेफाक से चैनल चल गए हैं, उनके रिकॉर्ड मिल जाते हैं, अब उनको झुठलाना जरा मुश्किल होता है। इसलिए मुझे चुनौती देने के पहले थोड़ा सा सोच लेना। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ ये जरूर कहूंगा, हमारी विधानसभा जिसके सम्मानित सदस्य आदरणीय गृह मंत्री जी भी रहे, आदरणीय कलराज मिश्र जी भी रहे, मैं भी रहा हूं। बहुत प्रदर्शन आंदोलन हुए हैं बहुत सरकारों में, लेकिन कभी आंदोलनकारी के हाथों में झंडा डंडे तक तो देखे हैं हमने, देसी बम कभी नहीं देखे थे। इस बार पहली बार हुआ है। और वो लोग निकले कहां से थे? उसी के सामने एक भवन है, एक राजनीतिक दल का, जिसकी अध्यक्षता आपने भी की है और आपने भी की है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से अगर देसी बम निकलेंगे, सरकार आप यहां बनाएंगे तो क्या होगा? आप कहते हैं, आपका जवाब यह है कि वहां अराजकता फैलाने वालों से भाजपा का वास्ता नहीं, वो गलती से यहां घुस आए थे। अब आप अपना ऑफिस नहीं संभाल पा रहे हो तो हमारे देश को क्या संभालोगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, अगर डीएम की आंख फूटी है और विधानसभा के सामने देसी बम चले हैं तो आप माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, या मैं आप पे छोड़ देता हूं। वहां भी कोशिश थी गुजरात मॉडल लागू करने की। मुरादाबाद में बोगी जलाने की कोशिश हुई, एक ट्रेन की बोगी, गोधरा बनाने की कोशिश हुई, जल जाते कुछ लोग वहां पे, क्या होता? बैठे बैठे गोदरा कैसा हुआ मालूम है? अरे नो 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 प्लीज, आप बैठ जाओ, संभाल लेंगे। डोंट डिस्टर्ब प्लीज, आई एम नॉट यील्डिंग एट ऑल, डोंट डिस्टर्ब प्लीज, आई एम नॉट यील्डिंग, डोंट डिस्टर्ब प्लीज। मानवर, जब तक हिंदुस्तान के नक्शे पे गोधरा रहेगा, उसका नाम नहीं बदला जाएगा, तब तक गोधरा का नाम लेने का अधिकार मुझे रहेगा। और मैं नहीं जानता, मेरे यहाँ कहा जाता है, आपके तो दाढ़ी भी नहीं, कहा जाता है चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने गोधरा का नाम लिया और आप चिल्लाने लगे। क्या रिश्ता है आपका गोधरा से? मैंने कब कहा आपने जलाया था? आप क्यों सफाई देने खड़े हो गए कि हमने नहीं जलाया था? ओहो, नो प्लीज, ओहो, प्लीज, खत्म तो आपने किया। माननीय उप सभापति जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। आई नीड योर प्रोटेक्शन, आई डोंट वांट टू बी। नो, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। मेरे ख्याल से कानून व्यवस्था एमएचए में ही आता है दवे साहब। दंगा फैलाना एमएचए में ही आता है। ठीक कह रहा हूं ना? हाँ, छोड़िए, बहुत 35 साल से यही कर रहा हूं। छोड़िए, बैठिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सरकार बना लेने के बाद देश की जिम्मेदारी बदल जाती है। उसे याद दिला रहा हूं, आपको आए ना आए, आ जानी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, महाविनाश की तरफ मत बढ़िए। अगर बढ़ेंगे तो माफ नहीं करेगा ये देश। मैं आपसे सिर्फ एक पूछना चाहता हूं, एक सवाल है मेरा माननीय
उपसभापति जी, आपके माध्यम से जो कुछ हुआ, क्या इसकी कोई जिम्मेदारी संविधान के अनुसार बनाई हुई केंद्र की सरकार लेगी कि अगर यहाँ के लोग गए, वहाँ डीएम की आंख फूटी, कानून व्यवस्था बिगड़ी, लखनऊ में उसके बाद दंगे फसाद हुए, तो क्या आप माफी मांगेंगे, ये जिम्मेदारी लेंगे या नहीं लेंगे? और अगर लेंगे तो सारा देश जानना चाहता है कि ये आप अपनी आदत अब कब छोड़ेंगे? हेरा फेरी वाली आदत जा नहीं रही है आपकी। गुरिल्ला युद्ध, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मैं आपसे दो एक बातें और कहना चाहता हूं। एक इत्तेफाक हो सकता है सभापति जी, मैं चाहता हूं स्पष्ट कर दें। 60% 12 चुनाव होने, उपचुनाव होने उत्तर प्रदेश में, 12। ये सारे सांप्रदायिक तनाव उन्हीं जगहों पे क्यों फैलाए जा रहे हैं जहां उपचुनाव होने? सही बात है। कांठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कुछ तो रिश्ता लगता है। चलिए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि एजेंडा बदल गया है। उत्तराखंड के बाद डरे और सहमे लोग जो समझते थे जनता इनके साथ है, अब इनको लगने लगा है कि 2 ही महीने में हमारा असली चेहरा सामने आ गया है, इसलिए अच्छे दिन के नाम पर वोट मिलने वाला नहीं है। अब सांप्रदायिकता इनके एजेंडे पर पहले नंबर पे आ गई और इसीलिए जानबूझ के प्रोवोक किया जा रहा है। आजमगढ़ को आतंकगढ़ कहा जा रहा है। अरे आजमगढ़ राहुल की नगरी है, कैफी आजमी की नगरी है। देश की आजादी को दिलाने वाला आजमगढ़ महत्वपूर्ण केंद्र है। आदरणीय गृह मंत्री जी के चंदौली से लगा हुआ है, बनारस। महान इतिहास है वहां का। उसे आतंकगढ़ जिन लोगों ने कहा है, उनसे आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस समय कहना कुछ ठीक नहीं होगा, पर फिर भी मैं कह देता हूं। ये दिल्ली में सीमा की बात तो आप अरुणाचल के कर रहे थे, पर आजकल क्या हो गया है कि जो पूर्वोत्तर के लोग हैं वो सड़कों पर सुरक्षित क्यों नहीं? आपके आने के बाद ये कैसा सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ है कि आज हमारे गृह राज्य मंत्री जी के क्षेत्र से, गृह राज्य मंत्री जी के आसपास के प्रदेशों के लोग दिल्ली में आपकी सरकार के आने के बाद उन पर हमले क्यों हो रहे हैं? ये आप धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर जो आग लगा रहे हैं, इस आग में अगर हिंदुस्तान जलेगा तो आप भी नहीं बचोगे। मत करो ये, मैं आपसे कहना चाहता हूं। मनोहर, एक मौका होता तो मैं कह देता, 6-7 हुए हैं। और मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा उपसभापति जी, 5 साल की बच्ची का जिक्र किया, दवे जी ज्यादा अच्छी तरह जानते होंगे। ये अब तो स्कूल में छोटे बच्चे भी सुरक्षित नहीं रहे इनके आने के बाद। छात्रों के यौन शोषण भी दिल्ली में हो रहे हैं। ये कौन सी संस्कृति है महाराज दवे जी, जरा अपने प्रवचन में स्पष्ट कर दीजिएगा। ये आपके आने के बाद ये क्या शुरू हो गया है? मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगा सुझाव के रूप में कि आपकी पैरामिलिट्री फोर्स जो है, हमले हो रहे हैं उस पर। आज ही एक हमारा नौजवान सीमा की रक्षा करते हुए नदी में बह गया, पाकिस्तान की तरफ चला गया है। आप उनको इक्विप क्यों नहीं कर रहे हैं आधुनिक हथियारों से? क्यों, अगर उन पे सुरंग के साथ विस्फोट होते हैं तो उन्हें लाने का इंतजाम आप क्यों नहीं कर रहे हैं, जिससे वो समय से पहुंच जाएं, उन्हें मेडिकल एड मिल सके? मैं कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं आपने इंटेलिजेंस की बात की है। इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं होता तो छत्तीसगढ़ में हमारा संपूर्ण कांग्रेस का नेतृत्व का सफाया नहीं होता। कहीं ना कहीं जो आपकी जिम्मेदारी थी आप देने से चूक गए और हमारे तमाम वो महान नेता मारे गए जो छत्तीसगढ़ में कायदे से अगर इनपुट मिला होता तो कभी उनकी जान न जाती। अब छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार ही आप जाने। कहने से कुछ नहीं होता, कुछ दिखाना भी पड़ता है करके। किसी पार्टी के नेता होने पे वो पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है, पर देश के महान पद पे आ जाने के बाद
जनता को विश्वास दिलाना होता है कि हम सबके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री को विश्वास दिलाने से काम नहीं चलेगा अकेले, देश की हर आवाम को विश्वास दिलाने का काम चलेगा। आप कहते हो 65 साल में देश चौपट हो गया, भूल गए कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा महान नेता भी प्रधानमंत्री रहा, उसको तो बख्श दिया करो, कम से कम 6-7 साल उसके तो निकाल दिया करो। उनसे क्यों नाराज हो? पर उनकी एक अच्छी परंपरा तो ले लेते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको बताना पड़ेगा, जो प्रधानमंत्री पद पर होगा उसे यह बताना पड़ेगा कि हम सबके हैं, सबके साथ हैं। एक रोजा इफ्तार कर लेते तो देश का खजाना खाली ना हो जाता, लेकिन एक संदेश चला जाता कि जो असुरक्षा की भावना है, एक असुरक्षा की भावना जो है कि हम तुम्हारे लिए भी हैं, ये संदेश देने में आपने कोताही की। या मैं तो इस पे कहना चाहता हूं कि शायद आपके मन में रहा हो, आप ये संदेश देना चाहते हो अब हम आ गए हैं, तुम अपना रास्ता ढूंढ लो। ये देश रास्ता ढूंढ लेगा, ये देश अपनी गलतियों से सबक सीख लेगा। एक गलती हो गई, आप वहां बैठे हो, अब दोबारा ये देश गलती करने वाला नहीं है। लेकिन रोजा इफ्तार न करके आपने संदेश भेज दिया। सिक्योरिटी की बात मैं इतने कहना चाहता हूं कि सिक्योरिटी जहां जरूरत हो उसे दी जाए, सिर्फ इसलिए ना हटे कि राजनीतिक कारणों से। मैं सिर्फ इसलिए आपसे कह रहा हूं कि मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन एक चीज तो देखना पड़ेगा, इंटेलिजेंस की बात जब आप करते हो, ये क्या बात है, जब से आपसे आए हो आपका क्या रिश्ता है? ये ट्रेन के एक्सीडेंट कुछ ज्यादा क्यों हो रहे हैं? ये नक्सलाइट क्यों कर रहे हैं? क्या नक्सली गतिविधियां कुछ बढ़ी हैं? राजधानी बच गई, उड़ा दी गई थी पटरी, वो तो किस्मत थी कि बच गई। इसका मिनिस्ट्री ऑफ होम से सीधा संबंध है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके आने के बाद नक्सलवाद बढ़ा है, नक्सलवादी गतिविधियां बढ़ी हैं, आपका नियंत्रण खत्म हुआ है। आप पूरी तरीके से कानून व्यवस्था बनाए रखने में या डर और भय दिखाने में कामयाब नहीं रहे हो। जो ये भय आप सभी अल्पसंख्यकों को दिखा रहे हो, काश अपराध करने वालों को दिखा दो तो शायद इस देश की कानून व्यवस्था सुधर जाए। मैं आपसे ये भी जरूर कहना चाहता हूं, मैंने कहा और हम इस दृढ़ मत के हैं कि कुछ पदों पर बैठे हुए लोग हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, और खास तौर से मैं दुखी हूं इसलिए कह रहा हूं, वरना नहीं कहता। मेरी आत्मा में कहीं ना कहीं पीड़ा है, और जो भी देश का स्वाभिमानी आदमी होगा उसे पीड़ा होगी। मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, नेपाल की यात्रा सफल रही उनकी। गए नेपाल हमारा स्वाभाविक मित्र है, उसके साथ रिश्ते बनाए, बहुत अच्छा किया। पूजा पाठ की, वो भी बहुत अच्छा किया। चंदन की लकड़ी भी 250 किलो चढ़ा दी, वो भी बहुत अच्छा किया आपने। सब ठीक किया। कैसे ले गए थे, क्या किया था, अभी आप जाने। चंदन ले जा सकते थे कि नहीं ले जा सकते थे 250 किलो, मैं उस पर नहीं पड़ता। 2,500 किलो, अब जो भी हो, 2,500 किलो, अब पता नहीं भाई, सब जुर्म माफ है, 56 इंच का सीना है। पर मैं एक वाक्य, मुझे मेरे जैसे देश के शहीदों के श्रद्धा में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इन्हें तो विचित्र देश लगता है, पर मुझे अपने देश के शहीदों पर गर्व है। हम मानते हैं कि देश के हर दौर में भारतवासियों ने जिस त्याग और बलिदान का परिचय दिया है, दुनिया की में इतिहास में उसकी सानी नहीं मिलती है। लेकिन क्या कह गए प्रधानमंत्री जी वहां पे? उन्होंने कहा कि किसी ने मुझसे कहा है कि वो मौत से नहीं डरता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या गोरखा है। गोरखा बहादुर होते हैं, मैं उनकी बहादुरी को सलाम करता हूं। लेकिन बैठे हैं जनरल बीके सिंह साहब, मुझे बताएं कि जिन लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान किया है, क्या उसमें हवलदार अब्दुल हमीद मुसलमान नहीं था, गोरखा था? मैं आपसे कहना चाहता हूं, कश्मीर की हिफाजत करने वाला ब्रिगेडियर उस्मान क्या गोरखा था? मेजर सोमनाथ क्या गोरखा था? मनोज पांडे क्या गोरखा था? परमवीर चक्र विजेता टी कीलर ईसाई था जिसने पहली बार सेबरजेट को मार गिराया था, क्या वो गोरखा था? मैं कहना चाहता हूं आपसे, आपने गोरखाओं का सम्मान तो किया और हम भी करते हैं, उसमें अपनी आवाज को शामिल करते हैं, पर उससे कहीं ना कहीं आपने भारत के वीर सपूतों का अपमान किया है। और मैं इसके लिए आपसे यह आग्रह करूंगा, भविष्य में आप थोड़ा ख्याल रखें। बहुत सही बयानी है, बिल्कुल सच कह रहा हूं, दावे के साथ सच कह रहा हूं। यह कोट करते हुए एक जनरल का नाम लिया गया है जो बाद में फील्ड मार्शल बने, उनका उदाहरण देके कहा गया है।
मैं कह रहा हूं कि वहां का एक एक सेकंड का रिकॉर्डेड है, क्योंकि पार्लियामेंट की स्पीच है। आप जाके देख लेना अगर नहीं देखा हो। आजकल आप शायद नहीं देख रहे हैं उनका, क्योंकि पर आप जब बात करते हो बलात्कार की, आप बात करते हो उत्पीड़न की, तो आप देख लेना जिस भोपाल का आप बहुत जिक्र कर रहे थे, खैर अभी पूरा ख्याल आपका रखेंगे दिग्विजय सिंह जी, बताएंगे। पर मैं तो सिर्फ एक ही बात बता देना चाहता हूं कि महिलाओं का सबसे ज्यादा उत्पीड़न, दवे जी आप कहते हो पीछे सब भोपाल के बैठे, इसलिए बोल देता हूं मध्य प्रदेश की बात, देख लेना 6,655 महिलाओं की उत्पीड़न अगर कहीं हुए हैं, और देश में विकास में आप कहीं तरक्की करो न करो, मध्य प्रदेश टॉप पे है। और कहने की जरूरत नहीं, 15 साल से आपका शासन है वहां पे। मैं आपका बहुत ज्यादा, मेरे बहुत से लोग आंकड़े देंगे, मैं इतने आंकड़े लेके आया था, लेकिन मैं नहीं देना चाहता, आंकड़ों की बात नहीं करना चाहता, सिर्फ एक बात कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। माननीय उपसभापति जी, जब देश ये महसूस कर ले कि वो सुरक्षित है, जब ये भावना आम जन में जाग जाए कि वो सुरक्षित है, उसी दिन आपकी सरकार का अच्छा दिन आएगा। ये सही बात है कि आपने कहा था अच्छा दिन आएगा। मेरी बात तो सुन लीजिए, आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे, आए अच्छे दिन, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोगों के आ गए, हाँ धन्यवाद, धन्यवाद, 5 साल बाद, बहुत बहुत मैं आपका आभारी। आपके मुंह में घी शक्कर, 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 मैं आपको बधाई देता हूं। और आदरणीय राजनाथ जी सिंह कहूंगा कि अगली बार कुछ मंत्री बनवाने में आपकी मदद कर दें। आपको लग गया ना कि अच्छे दिन हमारे आएंगे, आएंगे। आप चाहे जितनी कोशिश करो, जितनी सांप्रदायिकता फैलाओ, जितनी जातीयता बढ़ाओ, कांग्रेस के तिरंगे को कोई रोक नहीं पाएगा। एक बार फिर हम देश में सरकार बनाएंगे, ये सच्चाई है। हम कह रहे हैं, आपकी भी जुबान निकले। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि पहली बार आपने मुझे बीच में रोका नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बहुत